सो अब वो इंटरनल ऑडिट फंक्शन का टॉपिक हो गया है. नाउ वी विल कंटिन्यू दिस विथ इंटरनल ऑडिटर्स. Determining whether the internal auditors can be used to provide direct assistance for the purpose of audit. जो एक्सटर्नल ऑडिटर है ना, अगर वो उनको प्रोहिबिट किया गया है फ्रॉम ऑब्टेनिंग द डायरेक्ट असिस्टेंस फ्रॉम द इंटरनल ऑडिटर्स, मतलब अगर लॉ रेगुलेशन ने एक्सटर्नल ऑडिटर को प्रोहिबिट किया है फ्रॉम यूजिंग द इंटरनल ऑडिटर्स टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस, तो प्रिंसिपल ऑडिटर के लिए ये ज़रूरी है कि वो देखे कि क्या ये जो प्रोहिबिशन है वो कंपोनेंट ऑडिटर, मतलब जो सब्सिडियरी है शायद उनके लिए ऑल्सो एक्सटेंड्स टू द कंपोनेंट ऑडिटर. अगर ऐसा है तो एड्रेस दिस कम्युनिकेशन टू द कंपोनेंट ऑडिटर को भी बता दिया जाए कि वो इंटरनल ऑडिटर का काम या इंटरनल ऑडिटर को नहीं यूज़ कर सकते उनका डायरेक्ट असिस्टेंस. ठीक है. अब यूजिंग द इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं है प्रोहिबिटेड. सो इवैल्यूएशन ऑफ द existence and significance of threats to objectivity and the level of competence of the internal auditor. ठीक है. जब वो prohibited नहीं है उनका काम यूज़ करना, उनसे डायरेक्ट असिस्टेंस लेना, तो क्या इवेल्युएट करना है? कोई थ्रेट तो नहीं है ना ऑब्जेक्टिविटी को उनके, है ना. सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट्स टू ऑब्जेक्टिविटी एंड उनकी कंपीटेंस क्या है, मतलब आर दे कंपीटेंट इनफ. ठीक है. फिर सेकेंड थ्रेट्स टू ऑब्जेक्टिविटी है. ठीक है. तो अब क्या होगा कि हमको इंक्वायरी करनी है इंटरनल ऑडिटर से कि कोई इनका कोई इंटरेस्ट है क्या फर्म में, एंटिटी में, क्या कोई रिलेशनशिप है क्या, वेदर फाइनेंशियल वेदर पर्सनल, एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप दैट मे क्रिएट अ थ्रेट टू देयर ऑब्जेक्टिविटी. ठीक है. और ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है, मतलब अपने को अनबायस्ड ओपिनियन अपन दे पाए, है ना. एबिलिटी टू परफॉर्म द विदाउट अलाउिंग बायसेस एंड कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. Yes. अब when you are evaluating the existence and significance of threats to the objectivity of an internal auditor, क्या क्या फैक्टर्स आपको रेलेवेंट लगेंगे. पहला फैक्टर ये कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस वाला, एक्सटेंट टू विच द इंटरनल ऑडिट फंक्शंस ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस, मतलब वो IAF का ऑर्गेनाइजेशन में स्टेटस क्या है. डायरेक्टली आर दे एबल टू अप्रोच the higher positions ones, and जो relevant policies and procedures है जो support करे objectivity of the internal auditor को. इसका मतलब ये है कि they are in objective. ठीक है. वो objectivity उनकी अच्छी है, मतलब कोई threats नहीं है. एंड उसके बाद family and personal relationships with an individual working in responsible for the aspect of the entity to which the work relates. कोई family या personal relationship है क्या, उसके बाद associate है क्या, वो किसी division या किसी भी entity के department के साथ जिसके to which the work relates, जिसमें वो काम relate करता है, जिसकी वो direct assistance provide करने वाला है external auditor को. उसके बाद कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है क्या, कोई इन द एंटिटी अदर देन रेम्यूनरेशन. ठीक है. रेम्यूनरेशन तो मिलेगा, उसके अलावा कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है क्या इंटरनल ऑडिटर का, ऑन टर्म्स कंसिस्टेंट विथ दोज एप्लीकेबल टू अदर एम्प्लॉयज एट अ सिमिलर लेवल ऑफ सीनियोरिटी. ठीक है. जिस लेवल पे सबको जो रेम्यूनरेशन मिलता है उसके अलावा आपको कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है क्या एंटिटी में. तो ये 4 ऐसे फैक्टर्स है विच आर रेलेवेंट to evaluate the existence and significance of threats to objectivity. ठीक है. अब external auditor shall not use an internal auditor to provide direct assistance. क्यों भाई, हम क्यों उनकी direct assistance नहीं लेंगे और कब नहीं लेंगे? सबसे पहले अगर वो ऑब्जेक्टिव नहीं है तो नहीं लेंगे, दूसरा वो कंपिटेंट नहीं है तो नहीं लेंगे. ये 2 हेड पॉइंट्स याद रखना. वही लिखा है, देयर आर सिग्निफिकेंट थ्रेट टू द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द इंटरनल ऑडिटर, एंड वो कंपिटेंट नहीं है, मतलब लैक सफिशिएंट कंपिटेंस टू परफॉर्म द प्रपोज्ड वर्क. And as the function of the internal auditor is again a concept of evaluation of the internal control mechanism, it would amount to weakness in the internal control system. जैसे internal auditor का function जो है again a concept of evaluation, क्योंकि अगर वो competent नहीं रहेंगे, है ना, वो objective नहीं रहेंगे, तो और ये सब इवेल्युएट करते टाइम हमको इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म का भी अच्छे से इवेल्युएशन हो जाएगा. तो हमको ये पता चलेगा कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम तो वीक है अगर इंटरनल ऑडिटर डज नॉट अप्लाई द रिक्वायर्ड टेस्ट प्रोसीजर्स कंसिडरिंग द मटेरियलिटी एस्पेक्ट्स, एंड दिस वुड इन टर्न रिजल्ट्स इन व्हाट, हायर ऑडिट रिस्क. सो अगर कंपिटेंट नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म वीक है,
है ना, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है, तो जो एक्सटर्नल ऑडिटर है वो इंटरनल ऑडिटर को यूज़ नहीं कर सकता टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस। ठीक है, अभी ये वाला जो टॉपिक है ना ये एकदम इंपॉर्टेंट है, इससे घूम फिरा के केस स्टडीज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्वेश्चन बैंक में। सो डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क दैट कैन, अब हमने ये तो पता कर ली, मतलब ये तो समझ लिया कि क्या उसका वर्क यूज़ करना है नहीं करना है। अब जब कर रहे हैं कितना करना है। सो डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क दैट कैन बी असाइंड टू इंटरनल ऑडिटर्स, जो कि हमें डायरेक्ट असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। सो नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क दैट कैन बी असाइंड प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस, तो जो एक्सटर्नल EA एक्सटर्नल ऑडिटर शैल कंसीडर द अमाउंट ऑफ जजमेंट विथ रिस्पेक्ट टू प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द रेलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटर क्या कंसीडर करेगा, जब वो प्लान और परफॉर्म करेगा रेलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर्स को, तो उसमें कितनी जजमेंट इन्वॉल्व्ड है ना, ऑडिट एविडेंस जो गैदर किया गया है उसको इवैल्यूएट कौन करेगा, एक्सटर्नल ऑडिटर करेगा। एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को असेस करेगा एंड इवैल्यूएशन ऑफ एग्जिस्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट्स। नाउ जो एक्सटर्नल ऑडिटर है वो यूज़ नहीं करेगा इंटरनल ऑडिटर को टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस टू परफॉर्म द प्रोसीजर्स। किस किस केसेस में जो एक्सटर्नल ऑडिटर है वो इंटरनल ऑडिटर को यूज़ नहीं करेगा, उनके डायरेक्ट असिस्टेंस को यूज़ नहीं करेगा, जब बात आती है सिग्निफिकेंट जजमेंट्स बनाने की, उस केस में उनका काम यूज़ नहीं करेंगे, तब हम करेंगे, है ना। व्हेन द वर्क रिलेट्स टू हायर असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जहाँ पे जजमेंट जो है वो लिमिटेड जजमेंट नहीं, लिमिटेड से कहीं ज़्यादा जजमेंट रिक्वायर्ड है। ठीक है, पहले तो सिग्निफिकेंट जजमेंट, फिर रिलेट टू हायर असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जहाँ पे जजमेंट रिक्वायर्ड इज मोर देन लिमिटेड, and relate to work which is reported to the management or TCWG by internal audit function. Relates to the work which is reported to the management. जो ऐसा काम जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन है ना ऑलरेडी मैनेजमेंट और TCWG को रिपोर्ट कर रखा है, तो फिर वो काम हम उनसे क्यों करवाएं, इंटरनल ऑडिटर्स से। ठीक है, एंड लास्ट रिलेट्स टू द डिसीजंस द एक्सटर्नल ऑडिटर मेक्स इन अकॉर्डेंस विथ ऐसे डिसीजंस जो एक्सटर्नल ऑडिटर बनाता है। ठीक है, तो ये 4 ऐसे काम हैं जिनमें हम क्या करेंगे, इंटरनल ऑडिटर को यूज़ नहीं करेंगे टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे लिखा है ना मेकिंग सिग्निफिकेंट जजमेंट्स, तो सिग्निफिकेंट जजमेंट्स कहाँ हम बनाते हैं, उसके ये 5 पॉइंट्स है। तो सिग्निफिकेंट जजमेंट इंक्लूड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, देन इवैल्यूएटिंग सफिशिएंसी ऑफ टेस्ट परफॉर्म्ड, फिर इवैल्यूएटिंग अप्रोप्रिएटनेस, जहाँ पे मैनेजमेंट्स यूज़ ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन आता है उसकी अप्रोप्रिएटनेस इवैल्यूएट करने के लिए, फिर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग अजम्पशंस इवैल्यूएट करने के लिए, एंड और क्या लास्ट इवैल्यूएट करना, इवैल्यूएटिंग द एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर मैटर्स अफेक्टिंग द ऑडिटर्स रिपोर्ट। कोई भी क्वेश्चन जब पूछेगा ना तो ये ऐसे कोई 4-5 में से कोई 1-2 बता देगा कि ये काम में हमने इंटरनल ऑडिटर का डायरेक्ट असिस्टेंस लिया है, जैसे कि असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट में लिया है। तो हमको ये ध्यान रखना कि अरे ये तो सिग्निफिकेंट जजमेंट है, तो सिग्निफिकेंट जजमेंट आता है यहाँ पे, जहाँ पे जो एक्सटर्नल ऑडिटर है वो इंटरनल ऑडिटर का काम यूज़ नहीं कर सकता, फिर हमको ये सारे पॉइंट्स वहाँ पे लिख के आने हैं। ठीक है, ऐसा। अब रिव्यू ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड बाय इंटरनल ऑडिटर, जो एक्सटर्नल ऑडिटर है वो क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा, सुपरवाइज करेगा, रिव्यू करेगा उन कामों को जो इंटरनल ऑडिटर करता है ऑन द एंगेजमेंट इन अकॉर्डेंस विद SA 220। सो इन डूइंग सो जो नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट है डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू का शैल रिकॉग्नाइज दैट जो इंटरनल ऑडिटर है ना वो एंटिटी के इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स नहीं है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी। एंड क्योंकि हम एक्सटर्नल मतलब इंटरनल ऑडिटर है वो एंटिटी ने अपॉइंट किए हैं, एंटिटी उनको सैलरी रेम्यूनरेशन देती है। ठीक है, सो वो कैसे इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, ये ध्यान में रखते हुए हमको पूरा डायरेक्ट करना है, सुपरवाइज करना है, रिव्यू करना है। फिर द रिव्यू प्रोसीजर शैल इंक्लूड द एक्सटर्नल ऑडिटर checking back to the underlying audit evidence for some of the work performed by the internal auditor, चेक करना है उसको। ठीक, अब जो डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू है by the external auditor shall be sufficient in order for the external auditor to be satisfied कि जो internal auditor है उनको sufficient appropriate audit evidence मिला है to support the conclusions based on that work।
ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद ना कुछ एक दो टॉपिक्स थे जो मैंने लिखे हैं जो स्टडी मेट में नहीं थे, बुक से लिखे हुए फैकल्टी की। तो उसमें ऐसा है कि टू डिटरमाइन द एडिक्वेसी ऑफ स्पेसिफिक वर्क परफॉर्म बाय इंटरनल ऑडिटर्स फॉर एक्सटर्नल ऑडिटर्स पर्पसेस। जो एक्सटर्नल ऑडिटर है ना वो क्या क्या इवेल्युएट करेगा, क्या जो वर्क परफॉर्म किया है इंटरनल ऑडिटर ने, हैविंग उनको एडिक्वेट टेक्निकल ट्रेनिंग और प्रोफिशिएंसी है ना, एक जनरल पॉइंट्स है। वर्क वॉज परफॉर्म बाय इंटरनल ऑडिट, बट इंपॉर्टेंट है, वर्क वॉज परफॉर्म बाय इंटरनल ऑडिटर्स हैविंग एडिक्वेट टेक्निकल ट्रेनिंग एंड प्रोफिशिएंसी। उसके बाद जो भी वर्क परफॉर्म हुआ है, पहले तो देखेंगे कि इंटरनल ऑडिटर के पास एडिक्वेट टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोफिशिएंसी है कि नहीं है, ठीक है। फिर देखेंगे कि क्या जो काम है उसको प्रॉपरली सुपरवाइज्ड, रिव्यूड और डॉक्यूमेंटेड किया गया है कि नहीं किया गया है। फिर एडिक्वेट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, ताकि टू इनेबल द इंटरनल ऑडिटर टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन्स। फिर जो भी कंक्लूजन्स रीच हुआ वो अप्रोप्रिएट होने चाहिए सर्कमस्टांसेस में, एंड कोई भी रिपोर्ट अगर प्रिपेयर की गई है बाय द इंटरनल ऑडिटर वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए विथ रिजल्ट्स ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड, ठीक है, यही बोला गया है। सो वर्क जो भी परफॉर्म किया है इंटरनल ऑडिटर ने उसको एडिक्वेट टेक्निकल ट्रेनिंग और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, जो भी वर्क प्रॉपरली सुपरवाइज्ड, रिव्यूड और डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। एडिक्वेट ऑडिट एविडेंस हैज बीन ऑब्टेन्ड टू इनेबल द इंटरनल ऑडिटर टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन्स, एंड जो भी कंक्लूजन्स रीच्ड, मतलब जो भी कंक्लूजन्स मिला है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए सर्कमस्टांसेस में, एंड एनी रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड बाय इंटरनल ऑडिटर वो कंसिस्टेंट होने चाहिए विद द रिजल्ट्स ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड, एंड लास्ट एनी एक्सेप्शंस और अनयूजुअल मैटर्स डिस्क्लोज्ड बाय इंटरनल ऑडिटर वो भी प्रॉपरली प्लान्ड किए होने चाहिए। अब रिटर्न अग्रीमेंट्स प्रायर टू यूजिंग इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस फॉर पर्पसेस ऑफ ऑडिट। सबसे पहले ना उनसे ना लिखा पढ़ी करवा लो। क्या लिखा पढ़ी करवा लो? पहला सबसे पहले रिटर्न अग्रीमेंट किससे मांगना है? ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटिटी से, कि जो इंटरनल ऑडिटर है ना उनको आप लोग अलाउ कर दो कि वो हमारी बात मानेंगे, दे आर अलाउड टू फॉलो एक्सटर्नल ऑडिटर्स इंस्ट्रक्शंस, और एंटिटी इंटरवेन नहीं करेगी। आप अपना काम करना, वो हमारा काम करेगा, आप इंटरवेन नहीं करोगे इन द वर्क इंटरनल ऑडिटर परफॉर्म्स फॉर एक्सटर्नल ऑडिटर्स। एंड रिटर्न अग्रीमेंट इंटरनल ऑडिटर से भी लेना है दैट दे विल कीप एवरीथिंग कॉन्फिडेंशियल। ऐसा नहीं कि सब जाके एंटिटी को बता दे। कॉन्फिडेंशियल स्पेसिफिक मैटर्स इंस्ट्रक्टेड बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर एंड इन्फॉर्म अबाउट एनी थ्रेट। और जो भी अगर आपका कोई मान लो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है एंटिटी के साथ तो वो आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिए। ये हो गया। एंड लास्ट पॉइंट अब डॉक्यूमेंटेशन का है। एक्सटर्नल ऑडिटर यूजेस इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस। क्या क्या डॉक्यूमेंट करेंगे? इवैल्यूएशन ऑफ एग्जिस्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट्स टू ऑब्जेक्टिविटी एंड लेवल ऑफ कंपिटेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर used to provide direct assistance, then basis for decision regarding nature and extent of work performed by the internal auditor। उसके बाद क्या क्या बेसिस, किस बेसिस पे डिसीजन बनाया गया है रिगार्डिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क परफॉर्म बाय द इंटरनल ऑडिटर, किसने रिव्यू किया है, क्या वर्क परफॉर्म हुआ है, और डेट एंड एक्सटेंट ऑफ दैट रिव्यू इन अकॉर्डेंस विथ ऐसे 230। ठीक है। सबसे पहले इवैल्यूएशन ऑफ एग्जिस्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट्स टू ऑब्जेक्टिविटी, क्या लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस है। उसके बाद डिसीजन का क्या बेसिस है रिगार्डिंग नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड, किसने रिव्यू किया है, कब रिव्यू किया है, कितना हद तक रिव्यू किया इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 230। फिर रिटर्न अग्रीमेंट लेना है, WWW हु रिव्यूड द वर्क परफॉर्म्ड, ये सब। फिर रिटर्न अग्रीमेंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटिटी एंड द इंटरनल, जो हम भी ऊपर पढ़ा ना उसको भी डॉक्यूमेंट कर देना। एंड लास्ट वर्किंग पेपर्स प्रिपेयर्ड बाय इंटरनल ऑडिटर हु प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस ऑन द ऑडिट एंगेजमेंट। जो भी वर्किंग पेपर प्रिपेयर किया इंटरनल ऑडिटर ने जो प्रोवाइड करता है डायरेक्ट असिस्टेंस ऑन द ऑडिट एंगेजमेंट, ये सब डॉक्यूमेंट करेगा एक्सटर्नल ऑडिट। तो डन विद दिस अ बिट लेंदी essay 610, बट हाँ आप ऐसे अगर थोड़ा बहुत साइड में नोट्स बना के स्टडी मेट से भी पढ़ोगे तो भी हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली साथ में अगर आप लोगों ने फैकल्टी का जो भी क्लास ली होगी उनकी बुक से रेफ़र कर लेना, ठीक है। और बाकी अपने नोट्स बनाते चलना, और इसके बाद इस सीरीज़ के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे ताकि हमको ये चीज़ें रिटेन करने में भी इजी रहे। इसको 2-4 बार देख लेना है, और या तो फिर खुद से एक बार रीड कर लेना, नोट्स बना लेना,
और रिवाइज कर लेना। सो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा, कुछ इम्प्रूवमेंट्स आपको लगे तो वो भी बताइएगा। चैनल को लाइक करिएगा। जो इसके डॉक्यूमेंट्स जो भी नोट्स है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।